नमस्कार भाऊ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। भाऊ, पहले लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, अब महाभियोग प्रस्ताव लेकर आ गया है विपक्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कहां जाकर रुकेगा ये विपक्ष? देखो, आइंस्टाइन का एक मैंने पढ़ा है, वो उसने बोला है कि इस ब्रह्मांड जो है उसका कोई अंत नहीं है और ह्यूमन पागलपन का, मानवीय पागलपन का भी कोई अंत नहीं। लेकिन उसने बोला मैं पहले के बारे में श्योर नहीं हूं, यानी शायद इस ब्रह्मांड का अंत हो सकता है लेकिन मानवीय पागलपन का कोई अंत नहीं है। तो वो हमारा विपक्ष दिखाना चाहता है, और क्या है। आप हर पैतरे से फेल हो जाते हो, पिछले 12 साल से फेल हो रहे हो, फिर भी तो अंत नहीं है ना। क्या करेंगे हम, क्या कर सकते, हम क्या कर सकते उसको। देखो, हमारे मराठी में एक कहावत है कि घोड्याला पाण्याजवळ नेता है तो पानी पाजता येत नहीं। मतलब ये कि घोड़े को आप पानी की तरफ लेकर जा सकते हो लेकिन पिला नहीं सकते, उसको खुद को पीना पड़ता है। तो विपक्ष को हम समझा सकते हैं लेकिन उनको समझना नहीं तो क्या करें। और ये बिल्कुल नई बात नहीं है। मैंने 2019 और 2014 और 2024 हर लोकसभा चुनाव के टाइम में मैंने किताब लिखी थी, मेरे अंदाज सही निकले थे। तो 19 के बाद एक मुंबई का बड़ा अंग्रेजी मीडिया हाउस है, उसके एडिटोरियल में मुझे बुलाया था कि हमको जरा गाइड करो कि आप घर बैठे कैसे निकालते हो। तो मैंने शुरू में उनको बता दिया कि मैं समझाऊंगा जरूर लेकिन स्टैम्प पेपर पर लिख देता हूं कि आप समझ नहीं पाओगे। तो बोले क्यों? क्योंकि आपको समझना नहीं है, समझाना मेरा काम है। आपको अगर नहीं समझना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। दूसरी एक मराठी में अच्छी कहावत है, आपण मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नहीं। मतलब आपको खुद को मरना पड़ेगा स्वर्ग देखने के लिए, वरना तो वर्णन झूठा भी हो सकता है। तो हम झूठे स्वर्ग में मजा मजा कर रहे हैं। वो इसका भी है ना, कोई गालिब का, कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, वरना जन्नत की हकीकत हमें भी पता है, सबको पता है, सबको पता है। लेकिन सच बोलेगा कौन, सुनने वाले। और एक अच्छी बात है, हमारे देश में 95% लोग कोई भी अखबार नहीं पढ़ते, कोई भी न्यूज चैनल नहीं देखते, इसलिए देश सुचारू रूप से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। वरना कहां का कहां जाता। इसलिए ये चल रहा है। उनको लगता है कि हम जो चैनल वाले हैं उनको हेडलाइन दे दे तो जीत जाएंगे। तो जीतो भाई। आपने देखा होगा कि मुंबई में बहुत जोर शोर से ठाकरे ब्रांड चल रहा था मुंबई के, और मराठी चैनल पर आपने सुना होगा उस वक्त कि पिछले 20 साल से पूरा महाराष्ट्र ताक रहा था कब दो ठाकरे बंधु इकट्ठा हो जाएंगे। आए, क्या हुआ? मुंबई में भी ठाकरे बंधुओं का प्रभाव नहीं दिखा। मुंबई के बाहर तो बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन मीडिया में वो छा गए थे। और इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के आभार माने अपनी जीत के लिए। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के जीत का जो क्रेडिट है वो मराठी मीडिया को दिया था कि आपने ठाकरे ब्रांड इतना छाया था आपका कि ठाकरे बंधु जो है उनको जनता में जाने की जरूरत नहीं थी। तो हम गए जनता के पास, जनता ने हमको रिस्पांस दिया, उनको नहीं दिया। तो अगर वही लाइन पर कांग्रेस चल रही है, विपक्ष चल रहा है, तो उनका भविष्य आप जान सकते हो। उस पर चर्चा क्या करनी। कोई बकरा अगर कसाई खाने के और गले में हार डालकर दौड़ रहा है तो उसको तो ब्रह्मदेव भी नहीं बचा सकता। तुम और किस खेत की मूली है। तो जाने दो, उसके आगे और करेंगे, कपड़े खोलकर नंगे होकर बैठ जाएंगे। ये भी हो सकता है ना। रोकेगा कौन? तुम रोकने वाले कौन? हमको संविधान ने अधिकार दिया है, कपड़ा पहनो ना पहनो हमारी चॉइस है, हमारी आजादी है। तो भाई करो आजादी, करो आजादी। तो उस पर चर्चा क्या करोगे आप? मुझे पागलपन की कोई सीमा नहीं होती। तो वो अगर पागलपन के रास्ते पर चल पड़े हैं
तो आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना बड़ा और पागलपन करते जाएंगे जो मानवता को लांछित करेगा। ऐसे हर चीज करेंगे ना। अब राहुल गांधी देखो, हमको जंग पर बात करनी है। अब जंग पर बात करने के लिए प्रस्ताव दिया गया, वो स्वीकारा गया, तो बोलते नहीं अब मुझे कुछ और चीज पर बात करनी है, हरदीप पुरी पर बात करनी है। तो हम पागल हो जाते हैं उनके साथ जाकर, क्योंकि क्या है, राहुल गांधी बोला है। अरे लेकिन अकल की बात बोला है क्या, ये भी देखना जरूरी है ना। तो मीडिया में राहुल गांधी छाए, चुनाव में दिखाई देगा क्या होता है वो, उसकी अकल उनको नहीं है। ममता दीदी पिछले कितने साल, कम से कम 1 साल से बिहार का एसआईआर शुरू होगा, वह तब से चुनाव आयोग के साथ लड़ रही है, कोर्ट में जाकर लड़ रही है। अरे चुनाव जनता में जाके लड़ना होता है, अब इनको कौन समझाए। तो अगर चुनाव होता भी है, मुझे लगता है कि नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होगा, और दिवाली के बाद होगा। तो ये राष्ट्रपति शासन लगने के लिए प्रयास कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है ना। बीजेपी के समर्थक चिल्ला रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाओ, लेकिन मोदी क्यों कर लगाएगा। जब अगर बकरा खुद को मरने के लिए राजी है तो मैं उसका गला भी क्यों काटूं भाई। तो ये पॉलिटिक्स हो गई है और मीडिया उसमें छाया हुआ है, बढ़िया चल रहा है। इसलिए मैंने तो हमारा दिमाग जो कुछ बचा है वो संभाल के रखने के लिए पिछले 4 महीनों से मैंने ना अखबार पढ़ा है, ना देखा है, ना कोई पोर्टल देख रहा हूँ। हाँ, थोड़ा यूट्यूब पर देख लेता हूँ, इधर उधर कुछ अलग लगे तो सुनता हूँ, वरना देखता ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है क्या चल रहा है। ने वीडियो देखा, उसमें वो दुबई से आया हुआ बोलता है कि बड़े घमासान जंग चल रहा है, और भारत में बैठे चैनल देखने वाले हमको वहां फोन करते कि भाई तू सुरक्षित है कि नहीं। हमने कभी इनको फोन नहीं किया, रिश्तेदारों को, कि भाई इधर ये है वो है। हम आराम से अपनी जिंदगी, दिन भर में 5-6 मिनट का जंग है दुबई में, ये उसने कहा है। चाहिए तो वो माहौल क्या है राजीव रंजन का जाकर देख लो, उसने ऐसे ही इंटरव्यू लिए वो, और उसका वो तो मीडिया का है, राजीव रंजन, वो इंटरव्यू लेते हुए फ्रस्ट्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसको जो जवाब चाहिए एक भी जवाब नहीं मिल रहा है, एक भी जवाब नहीं मिल रहा है। वो तो बोला कि एक सायरन बज जाता है कि भाई सिक्योरिटी के लिए छुप जाओ, 6-7 मिनट के बाद दूसरा सायरन बजता है, फिर अपने आप सब नॉर्मल काम चालू हो जाता है। हाँ, लेकिन इंडियन मीडिया में बड़ा घमासान है। कुछ बचे है कि नहीं चैनल मुझे पता नहीं, क्योंकि इतनी मिसाइलें चैनल में गिर रही है कि साला एक भी स्टूडियो ध्वस्त क्यों नहीं हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भाऊ, एक चैनल तो ऐसा है, उस चैनल को अगर आप 1 मिनट के लिए देख लो तो आप अपने घर की खिड़की से बाहर जरूर झांकेंगे कि कोई मिसाइल यहां तो नहीं गिर गई। उसमें तो इतनी मिसाइलें चलती हैं। और हमारा विपक्ष भाव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बैठा है कि जहाज भारत के रुक गए, और आप देखो सड़कों पर एलपीजी सिलेंडर को लेकर किस तरह का बवाल काट रही है कांग्रेस पार्टी। तो वो दिखावा है ना, बात ये है ना कि आप दिखावा ही भ्रम के लिए, वो फिल्म का गाना मुझे याद है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। तो ये मीडिया एजेंडाधारी हो गया। 2002 से लेकर आज तक 24 साल हर 2 घंटे मोदी को गिरा रहे, मोदी को हरा रहे, लेकिन मोदी नहीं हारा। जिस दिन ये लोग बोलेंगे कि मोदी जीतने वाला है, मुझे गारंटी है कि उस दिन मोदी हार जाएगा। मोदी हार उस दिन जाएगा जब ये लोग चैनल वाले वगैरह बोलेंगे कि मोदी बड़ी ताकत से जीत रहा है, क्योंकि ये सरासर झूठ बोलते हैं। अब लोगों को पता चल गया। मुझे एक याद आता है, 74 की बात है, इतनी मेरे को 52 साल पहली बात है। मैं जिस पेपर में काम कर रहा था उदय, वहां एक भविष्यवेत्ता आते थे, बड़े नामचीन भविष्यवेत्ता थे, लेकिन हम वहां बैठे लोग पत्रकार थे, वो मानते थे इनका सब झूठ होता है। तो उस वक्त एक बायपोल हो रहा था मुंबई में, तो अचानक से हमारे चीफ रिपोर्टर एक थे, उन्होंने पूछा, हाँ आपका क्या अंदाजा है।
और वो बोलने ही वाले थे, तब उसने बोला नहीं नहीं भाई अंजू जीतेगी ऐसा बोलो। क्यों? क्योंकि हम लोग अंजू हारते हुए देखना चाहते थे कि अगर ये अंजू जीते बोलेगी तो अंजू पक्की हारेगी, ये भविष्य होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया में जो कुछ चल रहा है उसका उल्टा हो रहा है। बस आराम से बैठ जाओ। वो उसमें एक राजू के माहौल क्या है में एक इंसान जो 50-60 साल की उम्र का है, वो इस इंटरव्यू में बोल रहा है कि मैं अभी आया हूँ दिल्ली में किस इवेंट के लिए आया हूँ और 4 दिन वापस मेरा बुकिंग है, वापस लौट जाऊंगा। लेकिन हम चैनल देखे तो बोलेंगे वहां जाना मतलब सीधा सीधा मौत के कुएं में चले जाना है। तुम लोग किस पर भरोसा करेंगे इससे? और इसमें मेरा ख्याल है कि वो रिपोर्टर ने भी, राजीव रंजन ने भी बोला कि सही है, इसीलिए शायद सरकार ने टीआरपी देना बंद करो कहा है। हाँ, तो इतना सरासर झूठ, अरे लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। और एक बात हो जाती है ना कि आप इतना झूठ बोलोगे तो एक दिन आप सोना बेचने जाओगे, लोग गोबर बन के भी नहीं खरीदेंगे। आज वही हालत हो गई है, कोई नई बात नहीं है। मैं बहुत सारे यानी ये बात मैं 96 से बोल रहा हूं, आज की बात नहीं है। मेरा आर्टिकल दे दूंगा आपको कि एजेंडा पत्रकारिता 95 में शुरू हो गई। उस वक्त मैंने लिखा था कि आज एक आपको नापसंद सरकार है, पार्टी है, वो सत्ता में आई है, वो 5 साल बाद चली जाएगी, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी वापस नहीं आएगी अगर आप झूठ परोसते रहोगे तो। क्योंकि एक बात हो गया कि मैं जब पत्रकार बना तो पत्रकारिता थी। आज पत्रकारिता वामपंथ का आंदोलन बन गया है, लिबरल और सेक्युलर लोगों का आंदोलन बन गई है। पत्रकारिता नहीं बची है। कुछ भी निकालकर मोदी के खिलाफ बोलते रहो। राहुल गांधी ने आज ये कहा, अरे उसमें सच्चाई कितनी है देखोगे कि नहीं भाई? सच्चाई है ना। अभी हरदीप पुरी, एप्स्टन फाइल, अरे जंग के बारे में तुमको चर्चा चाहिए थे ना। यानी आज मैं बोले मुझे मैच खेलनी है, ठीक है आ गए। क्रिकेट नहीं, मैं आज फुटबॉल खेलूंगा, ऐसे होता है क्या? और इस पर अगर मीडिया चर्चा करे तो करती रहे भाई, मुझे कोई दुख नहीं उसमें, मुझे कोई दुख नहीं। आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों का इस पर से भरोसा इतना उठ गया कि कोई भी चैनल या कोई भी मीडिया हाउस आज अपना रेवेन्यू मॉडल संभाल नहीं पा रहा है। भीख मांग रहे, पॉलिटिकली भीख मांग रहे। क्यों? बात सीधी है ना। जो बात है ही नहीं, जो खबर है ही नहीं, उस पर चर्चा करेंगे, जोर शोर से चर्चा करेंगे। अगर उसी हॉर्मुज से अगर हमारा कुछ 2.25 लाख टन का तेल और गैस वाला टैंकर आ गया है, वो साफ साफ बोल रहे हैं कि इंडियन जो तिरंगा लगा हुआ जहाज होगा उसको नहीं रोकेंगे। तो यहां किल्लत कहां से हो गई? कहां से किल्लत हो गई? यानी किल्लत का मतलब अवेलेबिलिटी है, इसका मतलब किल्लत है। शब्दकोश बदल गया है। अब कहां गैस की किल्लत है बताओ जरा, कहां किल्लत है? आप रास्ते पर जाओ, घूमो, मार्केट में जाओ, कहीं आपको दिखाई दे रहा है? और जब ऐसी बात होती है तो हमने वहां देखा ना, पाकिस्तान में ये हो रहा है, तो पाकिस्तान में एक दूसरे पर डीजल के लिए वगैरह गोली चला रहे लोग। ऐसा कुछ हुआ यहां? क्यों नहीं हो रहा भाई? लेकिन ये चलेगा, इसका कारण यह है कि एजेंडा चला रहे, एजेंडा चला रहे। वो उसने एक बात बोली, वो जो इंटरव्यू कर रहा था, कि बोला कि 10 दिन पहले जो बात हो गई थी वो रिपीट करके 1-2 लाख बार दिखाई जा रही है। एक बम कहीं गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे उसी ओमान से, उसी बहरीन से, अबू धाबी से, दुबई से अगर हवाई जहाज उड़ रहे हैं, भारत दिल्ली में आकर, मुंबई आकर लैंड हो रहे हैं, तो कहां की जंग बोल रहे हो? जंग है बिल्कुल ना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस पैमाने पर आप पेश कर रहे हो तो ये बात होती रहेगी। उसमें
दुबई हारेगा या ईरान हारेगा नहीं, मीडिया तो हार गया है, ऑलरेडी हार गया। भारत के पत्रकार हार चुके हैं, हार चुके बड़ी हैं। अब अगर कोई संपादक बोलेगा मुझे गोली से भून डाला, मैं जख्मी हूं, तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, बोलेंगे मारो इसको जूते से, साला झूठ बोल रहा है। उसके शरीर से खून निकलेगा, लेकिन लोग उस खून पर भी भरोसा नहीं करेंगे। इतना हमारा मीडिया झूठ साबित हुआ है, उसने खुद को झूठ साबित किया है। भाव टीआरपी पर रोक इसीलिए तो लगानी पड़ी कि अनाप शनाप हर तरह की खबरें दिखा रहे। यहां तो इस बात पे भी चर्चा हो रही कि पीएम मोदी युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले इजराइल गए थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके कहने पर युद्ध शुरू हो गया। हमारा विपक्ष तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का ठीकरा भी पीएम मोदी के सिर पर फोड़ रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे, इनका जन्म भी मोदी बोला इसलिए हुआ है ना, नहीं वरना राहुल गांधी कहां पैदा होने वाला था। मोदी ने इनके माँ बाप को उकसाया, इसलिए राहुल गांधी का जन्म हुआ, वरना मोदी राहुल गांधी कहां जन्म लेने वाला था? कोई गारंटी है आपके पास? ये बात मैंने आशीर्वाद नाम की एक फिल्म आई थी, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, 70s की। तो उसमें अशोक कुमार एक बगीचे में घर से बंगाल से निकलकर आया है मुंबई में, एक वो सारिका छोटी बच्ची थी, बाल कलाकार थी। तो वो बगीचे में अकेला सोया था अशोक कुमार, वो दाढ़ी वगैरह बड़ी थी। तो वो बच्ची आई तो उसको देखकर अपनी बच्ची याद आती है। तो वो बोलती है सारिका, मेरा बर्थडे है, देखो मुझे सोने की चेन दी है पिता ने। तो वो उसको नजदीक लेता है, देखता है अरे बढ़िया है वगैरह। तो उस बच्ची का बाप बालकनी से देखता है, बोलता है ये साला चोर होगा, वो आकर उसको पीटता है अशोक कुमार को उस बगीचे के बाहर एक बाइस्कोप वाला खड़ा होता है, बच्चों को बाइस्कोप दिखाने के लिए। तो रास्ते से जाने वाला एक इंसान उसको पूछता है क्या हो गया? वो बोला कोई नहीं, वो सोने की चेन चुरा रहा था, उसको लोग पीट रहे। तो वो जाने वाला रास्ते पर का पादचारी बोलता है ये सरकार नहीं चलेगी। उसको पता नहीं उसको क्यों मार रहा है, क्या मार रहा है, ये सरकार नहीं चलेगी। ये जो मेंटेलिटी है ना, कुछ भी लाकर ठिकरा फोड़ दो मोदी के सर पर, तो वो चलता रहता है। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, पुराने जमाने में ऐसे सनकी लोग होते थे, आज उनको पत्रकार कहा जाता है, उनको मीडिया हाउस का स्टाफ बोला जाता है, जो ऐसी मनगढ़ंत बातें बता सकते हैं, सुनवा सकते हैं। और राहुल गांधी उनका हीरो है, रोज के रोज कोई मनगढ़ंत कहानी बनाए, ये आसान बात नहीं है। राहुल गांधी बड़े माहिर है उसमें, कुछ भी बात की हेडलाइन बना देते और ये हेडलाइन बना देते और पूछे। मुझे कल परसों एक मराठी चैनल वाले ने पूछा था, मैंने बोला मैं आपको देखता नहीं ना किसी को देखता, मुझे पता नहीं राहुल गांधी क्या बोला है और मुझे सुनना भी नहीं है, तो मैं रिएक्ट क्यों करूं? मुझे पता ही नहीं है क्या है। तुम फोन पर बोल रहे हो, सामने हो कि नहीं है इसका भी पता नहीं है, तो मैं क्यों बोलूं भाई? तो वो अचंभित हो गए, आपके जब पागलपन जैसी बात करोगे तो मैं तो उतना पागल नहीं हो, किसी भी पागल बात पर रिएक्ट करो। नाके पर जाओ, 4 कुत्ते भौंकते रहते, उनको चुप कराने की कोशिश कर, मैं नहीं करने वाला। तो भौंकते रहे भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाव, जैसे हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, हमारे प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की, और फिर वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज से हमारे जहाज निकलने लगे। ये बातें हमारे विपक्ष को नजर नहीं आती, लेकिन उनको ये लगता है कि अरे इजराइल की दोस्ती की खातिर हमारे इतने पुराने दोस्त ईरान के साथ दुश्मनी ले ली, मोदी ने भारत को देखो कहां लाकर खड़ा कर दिया। ये सारी बातें हो रही हैं। तो ये बोलते रहेंगे ना, हम अगर सुनने वाले हैं, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, तो उनको बोलना भी जरूरी है। देखो शराबी होता है ना, वो जब तक है तो शराब बेचने वाले भी जरूरत होती है ना। हम जैसे पागल है जो ये बात सुनकर उस पर चर्चा करेंगे, तो ऐसा झूठ बोलने वाले हमारी जरूरत है ना, उनकी हो ना हो, हमारी तो जरूरत बन जाती है। इसलिए तो मैंने बोला ये मेरी जरूरत नहीं, मैं ये सुनता ही नहीं, तो उस पर रिएक्ट करने की जरूरत क्या है मुझे?
तो ये तो बोलते रहेंगे झूठ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पुराने जमाने से ये बातें चलती है, झूठ तो हर बार होता रहा। चर्चा झूठ पर अगर हम करते रहेंगे तो झूठ चलता रहेगा। आप उस पर अब देखना बंद करो, एक दिन खत्म हो जाता है वो मामला। अब वोट चोरी पर कोई क्यों नहीं बोल रहा, ईवीएम पर कोई क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि उस पर चर्चा बंद हो गई। लोग थक गए कि हमको ये सुनना नहीं है, उसको टीआरपी नहीं मिल रहे, मीडिया ने बंद कर दिया, राहुल गांधी ने बंद कर दिया। तो अगर हम यूट्यूबर्स भी इस बातों पर बोलना बंद करें तो मीडिया को भी बंद करना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी बंद करना पड़ेगा। बात सीधी है। देखो एक बात है, आप खरीदो मत, बेचने वाला दुकान बंद करके चला जाएगा। जो चलता है वही बेचा जाता है। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है उससे मतलब क्या है? जो ना हो रहा है बस वही तो खबर है, वही तो खबर है। और लोगों को इसमें इंटरेस्ट होता है। जिनके पेट भरे हुए हैं ना, उनको ऐसी बातों में बहुत इंटरेस्ट होता है। जो भूखे पेट के होते हैं, जिनको रोज की रोजी रोटी कमानी पड़ती है, उनमें कोई चर्चा है क्या? मुझे दिखाओ। जाओ, घर से निकलो, रास्ते पर घूमो, 100 लोगों से बात करो, एक कोई राहुल गांधी पर नहीं बोलेगा, एक कोई नहीं बोलेगा। हम बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको रोज की रोटी की चिंता नहीं है ना, तो अनाप शनाप बातें हमको जरूरी होती है हमारी। ये सब क्या होता है, किसी यूनिवर्सिटी में इस पर थिंक टैंक बोलते हैं, चर्चा करते हैं, तो चलता रहता है। दुनिया उसकी दखल नहीं लेती, बिल्कुल दखल नहीं लेती। मैं 2007 में अमेरिका में था, ऑरलैंडो में। मेरी बेटी मास्टर डिग्री कर रही थी, तो एक वहाँ का उनका ग्रेजुएशन सेरेमनी था। वो बोली, बाबा चलो तुम देखो, मजा आएगा, आपने देखा नहीं होगा। तो मैं गया था। वो किसी का नाम को अंजू पंकज, तो अंजू पंकज वो डिग्री लेने आती थी, तो उसके किसी कोने में हॉल में बैठे हुए, स्टेडियम जैसा हॉल था, उसकी फैमिली चिल्लाती थी, फोटो निकालती थी, और फिर दूसरे का नाम आता तो उसकी फैमिली। तो मेरी बेटी बाजू में बैठी थी, बोली ये आगे जाकर पढ़ने वाले नहीं है, बस इनका ग्रेजुएशन यही खत्म होगा। हम इंडिया से आकर यहाँ मास्टर डिग्री करते, इनमें से 1-2% भी मास्टर डिग्री नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद वहां के जो सीनेटर थे, उनके जो सीनेटर थे वहां के, उनका वो ग्रेजुएशन के बाद उनका भाषण था, वो बहुत बढ़िया भाषण। उन्होंने बोला, एक काम करो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, तो पहला अखबार पढ़ना बंद कर दो, कुछ बनना है तो। जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, तब जो कुछ मीडिया पढ़ रहा था, तो मुझे लगता था अगले 15 दिन में तो दुनिया डूबने वाली है, इस दुनिया का कोई भविष्य नहीं है। और इसको अब 40 साल हो गए, मैं सीनेटर हूं, तो आपको सलाह ये दूंगा कि पहले चैनल देखना, खबरें देखना, न्यूज पढ़ना बंद करो। तो ये तो चलता आ रहा है। अब वो 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं, वही तो है ना। और इससे भी पुरानी 1948 की बात करूंगा। मैंने जहां पत्रकारिता शुरू की, मराठा करके पेपर था, जिसके संपादक आचार्य अत्रे हुआ करते थे। बड़े नाटककार थे, फिल्मकार थे, उपन्यासकार थे, बहुत लिखा है उन्होंने। तो उन्होंने 48 में बेलगांव में एक पत्रकारों की परिषद थी, वहां का उनका भाषण मैंने पढ़ा है। वो बोले, मैं देखता हूँ, शाम की खबर देखता हूँ, शाम के इवनिंग पेपर देखता हूँ, तो सोचता हूँ कि मुंबई में रहना बहुत डेंजरस हो गया। तो रात को जाकर बैग भर के रेडी बैठता हूँ कि सुबह उठकर पुनः निकल जाऊंगा। और सुबह उठकर निकलने वाला हूँ, सुबह का पेपर देखता हूँ, तो पुनः में ऐसा कुछ हो गया। बोले कि मुंबई अधिक सेफ लगता है, तो मुंबई में रह जाता हूँ। तो ये अब खबरों की बात हो गई। ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि फिल्म है, कहानी है, सच और झूठ मिक्स करके जो कहानी बनती है, वो आजकल का मीडिया हो गया। यानी धुरंधर सच लगता है, इससे भी कहा आज के चैनल की खबरें झूठी लगती है।
इतना धुरंधर लोगों को सच लगा है, उस पर टूट पड़े लोग, दूसरा भाग आ रहा है। क्यों आ रहा है? लोगों को फिल्में सच्ची बात लगने लगी है, खबरें झूठी लगने लगी है। तो लोगों को लगता है कि रणवीर अच्छा धुरंधर है, राहुल गांधी नहीं है, लेकिन मीडिया को लगता है राहुल बड़ा धुरंधर है। तो भाई आप आपका धुरंधर चलाओ, वो आदित्य धर है, वो अपना धुरंधर लोगों के सामने पेश करेगा। वो अगर 3 सवा 3 घंटे की फिल्म में करोड़ों कमा लेता है, तो आज के चैनल में जो खबरें 24 घंटा दिखाई जाते हैं उसका इनकम क्या है देखो, तो सच्चाई और कल्पना उसका फर्क आपको पता चलेगा कि आज एक अच्छे डायरेक्टर ने, स्क्रिप्ट राइटर ने जो कहानी लिखी है वो सच्चाई हो रही है, और जो सच्चाई करके मीडिया में दिखाई जा रही है वो एक कल्पना बन गई है। ये सबसे बड़ी शोकांतिका है, ट्रेजेडी है हमारे मीडिया की। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाऊ, आपकी एक ट्रेजेडी ही है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं और जिस तरह से मीडिया उनको हवा देता है, बाद में तो टाई टाई फुस हो जाते हैं, कुछ निकलता तो है नहीं। आज कल ओम बिरला थे, आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त है कल कोई और होंगे। इनका तो सिलसिला थमेगा नहीं, क्योंकि इनको संसद चलने तो देनी नहीं है, काम तो करना नहीं है। मोदी में हर वक्त मीड़ मेख निकाल ले तो उसके लिए कोई ना कोई मुद्दा लेकर आते रहेंगे, और मीडिया अपनी दुकान चलाने के लिए इन्हीं के नाम पर खेलता रहेगा। इससे एक बात साफ है, कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी मिट्टी में मिला रहे। अगले चुनाव में इसकी कीमत कांग्रेस पार्टी को चुकानी पड़ेगी, ये भूलो मत। परिणाम तो होते हैं। आप सच्चाई इग्नोर कर सकते हो, छुपा सकते हो, लेकिन उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। कांग्रेस को इसके परिणाम, और कांग्रेस के साथ साथ इसके परिणाम विपक्ष को भी भुगतने पड़ेंगे। मैं आज तुम्हारे इस वीडियो में एक भविष्यवाणी करता हूं कि एक समय था, राहुल गांधी बोला था हम पांडव है, बीजेपी वाले कौरव है। तब मैंने वो एक ब्लॉग लिखा था, उसके आगे जाकर उस पर किताब लिखी। राहुल गांधी आज के महाभारत के घटोत्कच है। आपको घटोत्कच की कहानी मालूम होगी? वो जो भीम का हिडिंबा के पेट से पैदा हुआ बच्चा था, वो जब महाभारत की जंग में, युद्ध में पांडवों के तरफ से लड़ रहा था, तो उसको बड़ा भारी जख्म हो गया, वो मरने वाला था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको सलाह दी कि भाई तुझको एक वरदान है, अगर तेरे मन में आए तो जितना अकराल विकराल हो सकता है उतना बढ़ सकता है, तो बढ़ जा। तेरी सांस नहीं थमती तब तक बढ़ते जाना और सामने जाके गिर जाना। तेरे गिरने से ही हजारों कौरवों के सैनिक मरेंगे। उसका नाम था घटोत्कच। बात यह कि राहुल गांधी भी आज मीडिया में विपक्ष की राजनीति पर इतना छाया है कि मुझे उस घटोत्कच की याद आ रही है। लेकिन फर्क इतना ही है कि कहां गिरना है ये बताने वाला भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तो ये गिरेगा विपक्ष पर ही गिरेगा, और इसकी कीमत विपक्ष अगले चुनाव में बड़ी भारी चुकाएगी। अभी अभी देखो यूपी में, बंगाल में, आसाम में इसकी कीमत कौन चुकाएगा वो देखो। या आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाव कि इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी विपक्ष को। और पश्चिम बंगाल, अभी असम में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में होने, देखते हैं वहां क्या कुछ होता है। भाव आपने बहुत विस्तार से इन तमाम विषयों पर बहुत ही गहरी जानकारी मेरे दर्शकों को दी। मेरे लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।